नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे खासतौर से प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो अपना इंटरव्यू यानी साक्षात्कार दिया है पीटीआई को, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार का जो बजट है वो सिर्फ महज 2026 का बजट नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के दूसरे दशक की अगर बात की जाए उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं बताता है, दर्शाता है कि जो विकसित भारत की तरफ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसमें किस तरह के प्रयास हमें करने होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जोर दिया ना सिर्फ गरीबों के कल्याण को लेकर हमने क्या कुछ किया है, महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र उन्होंने इस साक्षात्कार के दौरान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश के जो युवा हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे अंतरिक्ष विज्ञान की हम बात करें, स्टार्टअप की बात की जाए, खेल कूद की बात की जाए, यानी देश का सर्वांगीण विकास जो है किस तरीके से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र इस साक्षात्कार में किया, जिस पर आगे आपको हम और भी जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे किस तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट जी हाँ जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है उसमें क्या कुछ खास रहेगा, और साथ ही आपको जानकारी देंगे अमित शाह के दौरे को लेकर, जहां पर एक बार फिर से वो राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए। और क्रिकेट की भी हम बात करेंगे क्योंकि महामुकाबला जो है भारत पाकिस्तान के बीच वो इस वक्त जारी है, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बजट को बताया विकसित राष्ट्र बनने की अभिलाषा का प्रतीक। पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा मजबूत विनिर्माण, और एमएसएमई ने भारत को दी मजबूती से व्यापार समझौते की जमीन। निजी क्षेत्रों को दी फायदे से ऊपर उठकर अनुसंधान और गुणवत्ता में निवेश करने की सलाह। जन, पृथ्वी और प्रगति के 3 सूत्रों पर आधारित 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की कल से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इम्पैक्ट एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा भारत सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा किसानों का कल्याण सरकार की प्रतिबद्धता। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित पीडीएस को बताया पारदर्शिता के लिए अहम। बांग्लादेश में 17 तारीख को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत समेत 13 देशों को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में भारत सरकार का करेंगे प्रतिनिधित्व। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती झटके के बाद समधी टीम इंडिया। ईशान किशन ने 40 गेंदों में खेली 77 रन की पारी। और आइए न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के साक्षात्कार को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को दर्शाता है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि बजट अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा मजबूरी में लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उपजा हम तैयार हैं वाला एक खास पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की अभिलाषा को दर्शाता है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट मजबूरी से निकला बजट नहीं, और ये अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में ना होकर हम तैयार हैं के पल से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का कोई भी बजट सामान्य बही खाता दस्तावेज बनाने के लिए नहीं होता। उनका कहना था कि यही समय है, सही समय है कि भावना हमेशा उनके सरकार में रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र मुश्किल परिस्थितियों में भी परखा गया है और आज हम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विकास की एक उज्जवल मिसाल बन चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ये निर्धारित किया है कि भारत अब 2047 तक विकसित भारत की दिशा में अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, तो पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के बाद का विश्व व्यवस्था भारत के लिए नए अवसर खोल रहा है और कई देशों के लिए भारत के साथ व्यापार और नवाचार में साझेदारी करना एक आकर्षक प्रस्ताव बन चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारे युवा आज अंतरिक्ष, खेल और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट 2026 का बजट नहीं, बल्कि 21वीं सदी के दूसरे दशक का पहला बजट है, जो 2014 के बाद से हुए सुधारों पर आधारित है और अगले 25 वर्षों के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने पिछले सालों में संरचनात्मक सुधार किए हैं, गरीबों के लिए अवसरों का विस्तार किया है और महिला सशक्तिकरण के लिए मजबूत कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस बजट से रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई गति मिलेगी और ये हमारे युवाओं को तेजी से बदलते विश्व के अवसरों के लिए तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने भारत के व्यापारिक समझौतों के संदर्भ में कहा कि राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक भविष्यवाणी ने भारत में निवेशकों के विश्वास को बहाल किया है। उन्होंने बताया कि मजबूत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और एमएसएमई ने भारत को व्यापार समझौतों को मजबूती से सौदा करने की स्थिति में लाकर खड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते एमएसएमई के लिए कपड़ा, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में बाजार की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक गलतफहमियों के कारण भारत मजबूत स्थिति में व्यापार समझौते करने में असमर्थ था। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार के दौरान बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी, लेकिन लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता था। उन्होंने अपनी सरकार के सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये प्रतिबद्धता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि काम में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले चरण के आर्थिक परिवर्तन के लिए निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया और उनसे निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को अब अपनी बचत को सुरक्षित रखने पर कम ध्यान देना चाहिए और अनुसंधान व विकास, आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता में तेजी से निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की ओर अगला कदम निजी क्षेत्र के नवाचार, दीर्घकालिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में साहसिक निवेश पर निर्भर करेगा। रक्षा क्षेत्र में बढ़ाए गए बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मौजूदा हालात के हिसाब से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाए। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों की सहायता करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार को जो भी करना होगा वो किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश किस तरीके से विकसित भारत विजन की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया अपने साक्षात्कार के दौरान, और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और साथ ही हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले खासतौर से अगर देखा जाए अनिल जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और बजट को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात यहाँ पर रखी साक्षात्कार के दौरान कि ये जो बजट है ये खासतौर से विकसित भारत को तो दर्शा ही रहा है, बल्कि किस तरह के हमारे प्रयास हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम तैयार हैं का एक विजन जो है या ध्येय जो है वो इस बार के बजट में नजर आता है। सिर्फ एक वाक्य में कहूं, ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है और फ्यूचरिस्टिक बजट भारत में विकास की राह कैसी होगी वो 2047 में जो हमारा संकल्प है, देश का संकल्प है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, उसकी झलक पूरे बजट में दिखाई देती है जी। आज हमारे पास जो विकास की दर है, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल डिसिप्लिन के साथ ये विकास की जो आज हम इस लक्ष्य पर पहुंचे हैं, वो फिजिकल डेफिसिट को डिसिप्लिन करके, महंगाई को डिसिप्लिन करके पहुंचे हैं। और इस पीरियड को हम कहते हैं, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी इसको अमृत काल कहते हैं और इकोनॉमिस्ट इसको गोल्डी लॉक्स पीरियड कहते हैं, जहां इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ की रेट बहुत ज्यादा है और आगे आने वाला हमारा भविष्य उज्जवल है। तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचरिस्टिक बजट है, अब फ्यूचर में जिन जिन इंडस्ट्रीज में हमें बढ़ावा देना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें फार्मा का एक बहुत बड़ा सेक्टर, केमिकल का सेक्टर, चिप बनाने का सेक्टर और एआई के ऊपर, खास करके इसके ऊपर हम देखेंगे पूरे बजट में एआई और डाटा सेंटर के ऊपर जोर दिया गया। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बजट जो पहले सालों में होता था, इसको कम कर दिया, उसको ज्यादा कर दिया, टैक्स कम लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और ये पूरा का पूरा बजट हमारी विकास की यात्रा की झलक दिखाता है। जी बिल्कुल, इसको ये दर्शाता हुआ नजर आता है। साथ ही चंद्रशेखर, अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है जो अलग अलग एफटीए भारत के हुए हैं, इस वर्ष की बात की जाए 2025 के अंत में भी हमने देखा था, और उनको बताया कि एक नींव उनके जरिए हमने मजबूत की है, और जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर अनिल भी कर रहे थे कि जो भविष्य को हम बात करते हैं उसको लेकर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उनका मानना यही कि अगले 25 वर्षों का एक ठोस आधार जो है वो अब हमारे पास है। बिल्कुल मुकुल, आज जो प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू को आप देखें तो अगले जो विकसित भारत बनने की जो यात्रा है उसको प्रधानमंत्री ने काफी अच्छी तरह से इसमें
रेखांकित किया है, चाहे हम रिफॉर्म की बात करें या ट्रेड में किस तरह से भारत विभिन्न देशों के साथ डील कर रहा है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बातें की। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ये कहा कि राजनीतिक स्थिरता ये काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमको जी, इसको समझना होगा कि जिस देश में राजनीतिक स्थिरता होगी, और राजनीतिक स्थिरता आप देख रहे हैं पिछले लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए हैं जी। देश में, और ये राजनीतिक स्थिरता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता ही है जिसके कारण से निवेशकों का जो विश्वास है हुँ, वो भारत के ऊपर बढ़ता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है देखना। उसके अलावा ट्रेड डील की जा रही है, जिस तरह से 38 देशों के साथ ट्रेड डील हुई है, जी, तो प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा है कि किस तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, एमएसएमई है, ये हमारी ताकत है, और इसी हुँ, ताकत के कारण हम नेगोशिएट कर पाए हैं दूसरे देशों के साथ। यानी कि मुकुल, ये समझिए कि जब आप स्ट्रांग होते हो तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हो। और यहीं जी, पे प्रधानमंत्री ने जो यूपीए के समय की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था जिसके कारण से किसी भी ब्लॉक के साथ, किसी भी देश के साथ जब ट्रेड डील होती थी जी, तो अच्छे से नेगोशिएशंस नहीं हो पाते थे। तो ये हुँ, काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से जो विकसित भारत की नींव है वो यहाँ पर रखी जा रही है। रिफॉर्म के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि जी, लगातार रिफॉर्म हुए हैं पिछले 10 साल, 11 साल में आप देखें तो लगातार रिफॉर्म किए गए हैं। और रिफॉर्म इस तरह से किए गए हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरफ मिले, कि लोगों हुँ, को देश में निवेश करने के लिए बाहर से लोग आए, यहाँ पर अच्छे से बिजनेस कर सकें। जी, उसके साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान दिया गया है, जो देश हुँ। के लोग हैं वो अच्छे से रह सकें, इस पर भी ध्यान दिया गया है। ये बिल्कुल, किस काफी तरीके से महत्वपूर्ण जो सरकार की बात प्राथमिकता प्रधानमंत्री रही की ओर है, से कही गई। चंद्रशेखर, उनका ज़िक्र हमने देखा प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन प्रोफ़ेसर अनिल, आपसे और बेहतर ढंग से मैं समझना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ज़िक्र किया कि यूपीए कार्यकाल की अगर बात की जाए, तो आर्थिक गलतफ़हमियाँ थीं, या हम कह सकते हैं इस तरह की नीतियाँ नहीं थीं। क्योंकि अब जिस तरीके से अलग-अलग देशों के साथ हम जुड़ रहे हैं, जो एफटीए हो रहे हैं, तब इस तरह की स्थिति नज़र नहीं आती थी। और यही एक बड़ी वजह है कि उस तरह का आधार जो है, वो भारत के पास नहीं था। वो तेज़ी जो है विकास में नज़र नहीं आती थी। देखिए, अगर मैं बात करूं 2014 से पहले की, तो उस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में आती थी। जी, फ्रेजाइल 5, आप सोचिए, फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कोई इन्वेस्ट करके राजी नहीं था। हुँ, गवर्नमेंट के ऊपर कोई किसी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जी, और पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं थी। हुँ, 2014 के बाद सबसे बड़ा जो काम इस देश में हुआ है, वो सबसे पहले राजनीति स्थिरता आई है, जी, पॉलिसी स्थिरता आई है, और उसके साथ साथ पहले दिन से हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू किया गया। जी, उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था कि हुँ, देश में इस तरह का इकोसिस्टम बनाया जाए। जी, और उसके लिए, जैसे अभी बताया चंद्रशेखर जी ने भी, कि साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ उसके इंडेक्स में हम काफी आगे पहुंच गए थे। जी, उसके साथ साथ हमने मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद मेड इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये केवल नारे नहीं थे, हुँ, इन सब प्रोग्राम के तहत काम किया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे जी, पास भारत में बढ़ चढ़कर निवेश करना चाहता है। और हुँ, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने हमारी इकोनॉमी में न केवल कॉन्फिडेंस दिखाया है, बल्कि जी, 2-3 साल पहले की बात है, आईएमएफ ने के डायरेक्टर ने तो कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्टार है, जबकि पूरे देश में, पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है। जी, आप जानते हैं कि जियो पॉलिटिक टेंशन और पूरा सप्लाई तमाम चेन अनिश्चितताएँ हैं। डिसरप्शंस के बावजूद आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम एक गिनती में विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए हैं। मेरे को जी, लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं आज भी हुँ, हमारे देश में काफी स्ट्रोंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दिया गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट उससे न केवल कम हुई, जी, बल्कि व्यापार में सुगमता भी हुई, ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ। आज हम देखते हैं जो ये विकास है, हुँ, ये इंक्लूसिव विकास है। चाहे जी, मैं बैंक अकाउंट की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों की बात करूं, बिल्कुल, या पेयजल की, जल की बात करूं, मतलब हुँ, जितने भी आप क्षेत्र देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र भी, उस सब के अंदर जो एक पूरे देश के अंदर संतुलित विकास
कि जो एक्सप्रेस गाड़ी जिसको कहते हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस चल चुकी है और उसका फायदा देश के हर वर्ग को मिल रहा है। और विकास जब तक अधूरा है, जब तक सभी वर्ग को उसका लाभ ना हो, और आज हम ये देखते हैं कि वो लाभ सबको पहुंच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचना चाहिए। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर, अगर देखा जाए सबका साथ सबका विकास को और ज़्यादा हम कह सकते हैं फोकस करते हुए जो परिणाम है अब हमारे सामने है, क्योंकि अब ऐसी योजना नहीं कि जिस सिर्फ शुरुआत हो रही हो, बल्कि 2014 के बाद से 2026 में आज हम हैं और ना जाने कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं, परिणाम हैं। वैश्विक स्थिति भी अगर देखी जाए वो पूरी तरीके से बदली हुई नज़र आती है। और उसी वजह से प्रधानमंत्री का ये कहना कि अब जो देश हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षक, उनका एक आकर्षण बढ़ा है भारत के प्रति, एक स्थिरता यहाँ पे नज़र आती है, एक विश्वास यहाँ नज़र आता है। और उसके साथ साथ जो नवाचार या भारत की वर्कफोर्स की भी हम बात करें तो कई एडवांटेजेस जो हैं वो हम मान सकते हैं। मुकुल, देखिए, पिछले जो 10-11 साल की यात्रा है उसके बारे में जो हमारे अभी विशेष मेहमान हैं वो भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपने जो साक्षात्कार में है उसमें बताया है। और प्रधानमंत्री ने इसी साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, अब इससे आगे जो जाना है ना, आगे जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर जो है अपने मार्जिन को बचाने के चक्कर में ना लगे रहे, बल्कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, साथ ही साथ वो सप्लाई चेन में वो इन्वेस्ट करे, साथ ही साथ वो क्वालिटी में इन्वेस्ट करे। देखिए, एक नेटवर्क बना दिया गया है, विभिन्न तरह की जो ट्रेड डील है वो हो गई है, सरकार ने अपना काम काफी अच्छी तरह से किया है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप ग्लोबल मार्केट में जहां भी जाएंगे आपकी पूछ होगी, आपका ब्रांड बनेगा। साथ ही साथ आज की तारीख में हम देखें जिस तरह की दुनिया है उसमें सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी एक समस्या बन उसी को लगातार मजबूती देते हुए नजर आते हैं सरकार की जो नीतियां हैं और विकास के प्रति जो अगर देखा जाए जो प्रतिबद्धता सरकार की है, और वही अब हम कह सकते हैं और सार्थक होती हुई नजर आती है। फिलहाल प्रोफेसर अनिल और चंद्रशेखर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देश जो है विकसित भारत विजन की तरफ आगे से बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम जो बातें हैं वो अपने साक्षात्कार के दौरान यहाँ पर अपनी रखी। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे AI इम्पैक्ट समिट को लेकर भी। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना, सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना, तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव।
पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आइए बात कर लेते हैं AI इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस यानी जन, पृथ्वी, प्रगति जैसे जो 3 सूत्रों पर आधारित 5 दिवसीय इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत सोमवार से होगी। इसमें AI के प्रभाव और भविष्य पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश शिरकत करेंगे। ये पहली बार है जब किसी विकासशील देश में वैश्विक AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार से शुरू हो रहे 5 दिवसीय इंडिया AI इम्पैक्ट समिट इस क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाले सबसे बड़े वैश्विक मंच की मेजबानी करने जा रहा है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 अपनी तरह का पहला ऐसा वैश्विक सम्मेलन है जो ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखकर आयोजित किया जा रहा है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 3 सूत्र जन, गृह और प्रगति पर आधारित है, जो AI पर सहयोग के लिए भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। ये शिखर सम्मेलन AI के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व भर के नेताओं, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कई अन्य नेता भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। आने वाले समय में AI और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। भारत इसके लिए भी तैयार है। भारत में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनिया भर के टेक लीडर्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समिट में अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी देखने को मिलेगी। लगभग 2 लाख प्रतिभागियों ने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र कूटनीतिक और तकनीकी विमर्श रहेगा। The summit has got phenomenal response. This is going to be the 4th and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. सोमवार को औपचारिक शुरुआत के बाद इन बैठकों में सेमीकंडक्टर साझेदारी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान एक वैश्विक AI सेफ्टी रोड मैप और संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने की भी संभावना है। पहली बार ये समिट एक डेवलपिंग कंट्री में कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ में आ रही, तो इस तरह से एक जो ग्लोबल नॉर्थ की नैरेटिव है उसको हटा करके जो हमारे जो डेवलपिंग देश हैं उनकी क्या प्राथमिकता है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रभावित करता है, उनको क्या चीज़ों की जरूरत होती है, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए AI क्या कुछ कर सकता है, AI कैसे बायस फ्री हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा नैरेटिव होगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है और इसके लिए 7 चक्रीय रणनीति तैयार की गई है। भारत इस मंच के जरिए AI को केवल एक तकनीक के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में पेश कर रहा है। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए भारत विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में उभरेगा और वैश्विक AI गवर्नेंस में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने क्या कुछ खास इस AI इम्पैक्ट समिट में नजर आएगा। वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत वैश्विक मामलों में प्रभाव रखने वाली एक बेहद सफल उभरती अर्थव्यवस्था है और ये AI शिखर सम्मेलन के लिए उपयुक्त स्थान भी है।
मैं इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत की भूमिका आज बेहद सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है और यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में बल्कि वैश्विक मामलों में भी लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत बिल्कुल उपयुक्त जगह है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि एआई की अपार संभावनाओं एवं इसके सभी जोखिमों के साथ इस पर गहराई से चर्चा हो, क्योंकि एआई पूरी दुनिया से संबंधित है। तो एआई की अगर बात की जाए पूरी दुनिया से संबंधित है और किस तरीके से ये जो समिट है वो खास रहेगी, ये आपको हम यहाँ बता देते हैं क्या कुछ खास इसमें रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे जो फोकस अगर खास तौर से देखा जाए, 30 सूत्रीय फोकस जो है वो यहाँ हमें नजर आ रहा है। और इसमें देखिए पहले अगर हम पीपल यानी जन की बात करें तो जीवन को सुगम बनाने के लिए मानव केंद्रित एआई यानी उनका जीवन जो है उसको कैसे सुगम सरल बनाया जाए, तमाम सुविधाएं जो हैं वो मानव जीवन को दी जा सके, मानवता के कल्याण के लिए दी जा सके, ये इस पर एक फोकस रहेगा। इसके साथ साथ जो दूसरा फोकस है वो है प्लेनेट को लेकर, यानी पर्यावरण संवेदनशीलता जो है वो नजर आएगी और उसी के अनुसार हमें तमाम वो तकनीक पर काम करना होगा, वहाँ पर एआई का उपयोग करना होगा जो कि पर्यावरण के अनुसार अगर देखा जाए ना सिर्फ उस पर केंद्रित हो बल्कि वहाँ पर उसका जो लाभ है वो हमें ज़्यादा मिल सके, जिससे जो है वो बढ़ सके। साथ ही प्रोग्रेस यानी एक समावेशी आर्थिक विकास, जब वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं प्रोग्रेस यानी जो प्रगति है वो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित ना हो बल्कि उसके जरिए अगर देखा जाए तो समावेशी आर्थिक विकास हो। जो जब हम वैश्विक समृद्धि की बात करते हैं, वैश्विक विकास की बात करते हैं तो वहाँ भी जो एआई है वो महत्वपूर्ण रहेगी और इसी वजह से ये त्रिसूत्रीय फोकस जो है वो यहाँ नजर आता है कि किस तरीके से अब जो एआई समिट है उस पर यहाँ फोकस किया जाएगा। तो ये 3 सूत्र यहाँ सुझाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा 7 चक्र की भी बात की गई है। वो 7 चक्र क्या हैं वो आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वो 7 चक्र हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मानव पूंजी की यानी ह्यूमन कैपिटल, किस तरीके से लगातार इसमें इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो, फिर चाहे हम कौशल विकास की बात करें, उनको रोजगार के नए अवसरों की बात की जाए, इस पर लगातार जो एआई के यहाँ वर्किंग ग्रुप्स होंगे वो लगातार इस बारे में मंथन करेंगे, विचार विमर्श इस पर होगा। साथ ही बात आती है जब दूसरे चक्र की हम बात करें तो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, कैसे सामाजिक स्तर पर जब हम देखते हैं वहाँ पर एक बेहतर समावेशन जो है उसकी आवश्यकता है और एआई जो है वहाँ भी मदद करता आएगा वैश्विक स्तर पर। तीसरे चक्र की अगर बात की जाए जो कि है सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, इसका उपयोग जिस तरीके से बढ़ रहा है कहीं ना कहीं चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में सुरक्षित और विश्वसनीय एआई इसको हम कैसे बना सकते हैं? आज हर जगह जब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है और उसी के लिए ज़रूरी कि इस पर और ज़्यादा अगर भरोसा हमें बढ़ाना है तो कैसे इसको सुरक्षित हम बनाएं। चौथे चक्र की अगर बात की जाए जो कि है लचीलापन, नवाचार और उसके साथ साथ दक्षता यानी इनोवेशन और एफिशिएंसी, और उसके साथ साथ कैसे इसमें हम बदलाव भी ला सकते हैं, जिस तरीके की हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस तरह की ज़रूरतें हैं उनके अनुसार इसमें बदलाव हो और उनके अनुसार नवाचार जो है वो इसमें हमें देखने को मिले और एफिशिएंसी यानी दक्षता जो है उसमें भी हम सुधार कर पाएं। साथ ही बात आती है पांचवें अगर हम चक्र की बात करें जो कि है विज्ञान यानी साइंस से संबंधित, कैसे हम वैज्ञानिक स्तर पर जब विकास की बात करते हैं और वो भी जब वैश्विक स्तर पर हो वहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नई नई तकनीक, जो नया नवाचार है, कैसे वहाँ पर जो साइंस का इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं और उसके जरिए एआई जो है वो और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आएगा। साथ ही छठे चक्र की अगर बात की जाए वो है कैसे सबके लिए जो एआई है उसको हम सुलभ बना सकते हैं, यानी खासतौर से अगर लोकतांत्रिक संसाधनों में हम देखते हैं हर किसी के लिए उसको अगर हमें सुलभ बनाना होगा क्या कुछ हमें करना होगा। और ये सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरे जब हम विश्व की बात कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात लगातार भारत करता आया है। साथ ही जो सातवां चक्र है वो है सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए एआई। आर्थिक विकास हर देश के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सामाजिक विकास है, जो सामाजिक कल्याण है, उस पर भी ध्यान देना होगा और इस तरह का एक इकोसिस्टम जो है वो हमें यहाँ बनाना होगा जिसके चलते जो एआई है उसका लाभ तो मिले ही, साथ ही हर किसी तक वो लाभ पहुँचे। और ये जो 7 चक्र यहाँ पे यानी जो वर्किंग ग्रुप्स होंगे उनकी अगर बात की जाए तो इनके ज़रिए वैश्विक स्तर पर जो सहयोग है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इसी के साथ साथ हम देखेंगे इस सहयोग के चलते किस तरीके से एक नया दौर जो है एआई का वो हमें यहाँ नज़र आ सकेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन जी हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, भारत JNK। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन। नमस्ते, प्रणाम।
जी, और साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं हिमांशु, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रोफेसर गणेश, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम देखते हैं आज के समय में, क्योंकि ग्लोबल साउथ की अगर बात की जाए, पहली बार यहाँ पर AI समिट का आयोजन, वो वहाँ भी भारत इसकी मेज़बानी करता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य में ये एक दिशा देता हुआ नज़र आएगा? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। भारत ने बार बार यह सिद्ध किया है कि हम अपने सामाजिक, अपने शक्ति के आधार पर टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं जी। टेक्नोलॉजी को पूरक के रूप में अपना सकते हैं। यूपीआई का उदाहरण इसलिए बार बार देता हूं क्योंकि यूपीआई ने हमारी सेविंग्स इकोनॉमी को कायम रखा और साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बहुत ही सहजता से आम व्यक्ति तक पहुंचा पाए। और अभी भी मैं जब विदेश जाता हूं तो हमें 3-3 क्रेडिट कार्ड ले जाना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि भारत ने हमेशा ये ग्लोबल साउथ को, मैं तो कहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारत ने पूरे विश्व को मार्ग दिखाया है। तो सबसे पहला ये मेरा प्रधानमंत्री जी जब हम जनवरी 8 को मिले थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा था कि भारतीय लोगों की विशेषता ये भी है कि हमने AI से डरा नहीं है। हमारे लोग AI से डरे नहीं हैं, किंतु उसे अपनाए हैं। अभी चुनौती हमारे सामने ये है, तो ये तो अच्छा विषय है जो सकारात्मक रूप से हम देखना चाहेंगे जी। एक इसके साथ हमें ध्यान रखना होगा कि AI को अडॉप्ट करते करते हम केवल कंज्यूमर न बन जाए। यहाँ तक कंज्यूमर नहीं, केवल प्रोडक्ट ही बन सकते हैं हम, क्योंकि AI ऐसा विषय है कि हम ही AI के प्रोडक्ट बन जाएंगे जी। तो वो उससे हमें सावधान भी रहना पड़ेगा जी। तो उसी दृष्टिकोण से हमने जो भारत जन में किया है कि एक इकोसिस्टम निर्माण जी। अभी 9 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, 100 से अधिक रिसर्चर्स और साथ में इंजीनियर्स, एक सेक्शन 8 कंपनी के माध्यम से इंजीनियर्स जो प्रोफेशनलिज्म ले आएंगे, इनको साथ में जोड़ने का कार्य। बहुत सारे सरकारी और ये पूरा वास्तव में देखा जाए तो हमारा सपोर्ट रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया AI मिशन का बहुत बड़ा सहयोग, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 3 मिनिस्ट्रीज के साथ, और जो पार्टनरशिप्स हुए हैं बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हुए हैं, इंडस्ट्रीज के साथ हुए हैं, हॉस्पिटल्स। तो देखेंगे कि ये जब इकोसिस्टम खड़ा करते हैं तो हम हर किसी को AI को सॉवरेन बनाने के लिए उसके भागीदार बना रहे हैं जी। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम इकोसिस्टम खड़ा करें जिससे हर कोई AI को एक ग्लास बॉक्स, मतलब जिससे दिखे, जैसे हम कोई पकवान बनाते हैं तो पकवान बनाते समय हमें पता रहता है कि ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। भारत में आज भी घर में लोग खाना बनाते हैं, उनको पता रहता है रेसिपीज क्या है, तो उसके अनुसार बदलाव ले आ सकते हैं जी। तो वो ही हम AI में देखें, जब ग्लास बॉक्स दिखेगा, रेसिपीज दिखेंगे जी, तो AI का सही प्रयोग कर पाएंगे, न तो उसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। यानी आवश्यकता अनुसार, निश्चित रूप से आवश्यकता अनुसार, बिना लोगों को रिप्लेस किए, क्योंकि ये भी नहीं इतना हावी ना हो जाए कि टीचर्स को हम रिप्लेस करने लगे। हमारे जो शिक्षक है उनके पूरक बने, हमारे जो छात्र है उनके पूरक बने, पर ये पूरक तभी बन पाएंगे, मैं पुनः दोहराता हूं, जब AI को हम ग्लास बॉक्स के रूप में उसके रेसिपीज को समझें जी। बिल्कुल, पूरी पारदर्शिता जो है प्रयास रहा है, और हम बहुत इस सहर्ष विषय बताना चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़ गए इस विषय में। धन्यवाद। बिल्कुल, काफी आगे बढ़ते हुए हम यहाँ नजर आते हैं। साथ ही हमारे संवाददाता जो हैं दिवांशु, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवांशु, आपसे भी जानना चाहूँगा, भारत मंडपम पे इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह की जो तैयारी हैं वो की जा रही हैं? देखिए मुकुल, एक बार फिर से जो भारत मंडपम है वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बनने वाला है, और यही वजह है कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, भव्य ये तैयारियां की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी डेवलपिंग कंट्री में इसका जो है वो होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सामने खूबसूरत लाइटों में पूरा भारत मंडपम आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब से कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब यहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट जो है वो शुरू होगी, और 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे और इस पूरे AI समिट का जो है उसके साक्षी बनेंगे। जाहिर है ये जो भारत मंडपम है वो कहीं ना कहीं अब अगले कुछ दिन जो है उस पर पूरी दुनिया की जो है वो नज़र रहने वाली है। जी मुकुल।
जी बिल्कुल, यानी आकर्षण का केंद्र जो है भारत मंडपम रहेगा, यानी भारत जो है वो रहता हुआ नजर आएगा। और खासतौर से प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन, अगर इस समिट में हम बात करते हैं, जो 7 सूत्रों को जिसकी हम जानकारी भी दे रहे थे, उनकी अगर बात की जाए तो कैसे उसके जरिए एक वैश्विक सहयोग जो है वो बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि भारत जो है वो विस्तार की नहीं विकास की बात करता है, और विकास वैश्विक विकास। इसमें बहुत सारे जो हमारे स्तंभ है उसमें पीपल, प्लैनेट, पीपल और विकास, विरासत भी हो, विकास भी हो। और विशेष करके हम देखेंगे कि भारतीय भाषाओं में विविधता है किंतु उसमें समानता भी है। तो यदि हम ये दर्शा पाए कि विविधता में एकता, न तो केवल कल्चरल एकता किंतु भाषा में जो बताते हैं प्रकृति प्रत्यय व्यवस्था हो, जो पाणिनि शिक्षा के माध्यम से देखे तो बहुत सारे भाषाओं में जो कॉमन फोनीम्स हैं उनको, तो टेक्नोलॉजी में भी हम भारतीयता ले आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जो पाइपलाइन है, जितना हम भारतीयता ले आएंगे उतना हम विविधता को वास्तव में हमारा एडवांटेज बना पाएंगे। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पीपल की बात कहे, हमारे यहाँ 700 से अधिक भाषाएं हैं, केवल 22 तो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं। तो इतनी सारी बोलियां हैं और उनको भी कायम रखना है। उनको वास्तव में केवल कायम नहीं, डेटा इतना उस हर भाषा में, हर बोली में जनरेट करें कि लोग सहजता से अपनी भाषा में भी बोले, दूसरे भाषा में भी बोल पाए। और ये हम ये दर्शा पाए, और ये हम दर्शाने का पूरा प्रयास कर रहे, दर्शा भी रहे हैं। तो क्या होगा कि पूरे ग्लोबल साउथ में ये अच्छा उदाहरण बनेगा कि डाइवर्सिटी कैन बिकम स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी कैन बिकम एक्चुअली अ सोर्स ऑफ fidelity of basically resilience against any kind of monopoly। जी बिल्कुल, यानी विविधता में एकता किस तरीके से नजर आती है, ना सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि तकनीकी प्रौद्योगिकी रूप से भी, वो भारत मंडपम में हमें देखने को मिलेगा। और खासतौर से दिव्यांशु अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ जो टेक कंपनीज हैं, दिग्गज टेक कंपनीज जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगी, कल एक्सपो है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए खासतौर से जो युवा वर्ग है उनमें भी एक उत्साह है इस समिट को लेकर। देखिए बिल्कुल 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीडर्स यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा कई ऐसी एमएनसीज़ हैं, कई सारी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके सीईओज़ और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अगले 5 दिनों तक हम यहाँ पर अलग अलग सेशंस देखेंगे, क्योंकि भारत मंडपम में अलग अलग हॉल्स हैं, वहाँ पर अलग अलग वक्त में जो है सेशन चलेंगे और अलग अलग इश्यूज़ पर जो है वो चर्चा की जाएंगी। अलग अलग सेक्टर्स पर जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय देंगे और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए लोग देख पाएंगे। और भारत सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन है इस पूरे जो समिट है उसको लेकर किए जा रहे हैं। और जाहिर है जो अब तक सिलिकॉन वैली से तकनीक की जो दिशा और दशा है वो तय होती थी, लेकिन अब इस एआई इंपैक्ट समिट के जरिए ये तकनीक की दिशा और दशा जो है वो दिल्ली से तय होगी। और जाहिर है इसको लेकर बेहद खास तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पीछे भारत मंडपम की। सुरक्षा के लिहाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको तैनात किया गया है। 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आएंगे। तो सुरक्षा का जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। जी अपने आप में काफी खास और विशेष रहने वाली है एआई इंपैक्ट समिट, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु आपका, और साथ ही प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना अपनी एआई इंपैक्ट समिट के बारे में किस तरीके से खास रहेगी, ना सिर्फ 3 सूत्रीय फोकस बल्कि 7 चक्र जो हैं वो काफ़ी अहम रहेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना, सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया, इश्क का सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन
आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्घाटन किया। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से अमित शाह जो हैं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जमकर बरसे। शाह ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर भारत US ट्रेड डील को लेकर किसानों को गुमराह करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए FTA और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, जिसका लक्ष्य सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना है, इस नई प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय खाद्य निगम और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाज वितरण की प्रक्रिया से बिचौलियों को पूरी तरह बाहर निकालना है। गृह मंत्री ने कहा कि ये पहल पारदर्शिता बढ़ाने और निष्पक्ष वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CBDC के जरिए राशन वितरण प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस डिजिटल मुद्रा का उपयोग सामान्य मोबाइल फोन के माध्यम से भी किया जा सकेगा, जिससे आम नागरिकों को विशेष सुविधा मिलेगी। ये जो CBDC कर रहे हैं, इससे क्या होता है?
डिजिटल फूड कूपन्स एक एनेबल्ड वैलेट के रूप में आरबीआई से मिलेंगे। लाभार्थी फेयर प्राइस पर जाके इसको क्यूआर कोड स्कैनिंग करना पड़ेगा। नॉर्मल फोन है तो भी इस डिजिटल ट्रांजैक्शन, इस सीबीडीसी से वो रेशन ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया के कारण गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ी है और अब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जो भी पके, ऐसा पके, जहाँ भी हो जो, खींचा चला, इसी दिल हो या पुलियो करे, वांगी भात हो या पोड़ी मसाला, रसम पाउडर या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर। ICC T20 विश्व कप में आज कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में भारत ने पाकिस्तान के सामने 7 विकेट गंवाकर जीत के लिए 176 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। भारत का पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा। अभिषेक शर्मा 0 पर सलमान आगा की गेंद पर कैच आउट हुए। भारत को 15वें ओवर में सईम अयूब ने लगातार 2 झटके दिए। पहले उन्होंने तिलक वर्मा को LBW आउट किया और इसके बाद आए खासतौर से हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या को बाबर आजम के हाथों कैच कराया। ईशान किशन ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 77 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 32 रन बनाए। इस मैच के लिए भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं कोलंबो का, जहां से हमारे संवाददाता नारायण जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण,
हम कह सकते हैं कि अब बल्लेबाज जो है उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, अब कहीं ना कहीं जो गेंदबाज हैं उनसे उम्मीद है। जी बिल्कुल, आप देखिए तो पूरी उम्मीद है हमारे गेंदबाजों से और बेहतरीन काम किया है हमारे बैटर्स ने। जिस तरह से लग रहा था कि अभिषेक शर्मा के विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर में ना आ जाए भारतीय टीम, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बीच जो मैच होता है हमेशा वो प्रेशर पर डिपेंड रहता है। और कमाल की पारी खेली जिस तरह से ईशान किशन ने पारी खेली, 77 रन की। तारीफ करनी होगी उनकी, क्योंकि एक हाई प्रेशर मैच में उन्होंने 77 रन बनाए। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जब भी मैच होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर होता है और उस प्रेशर को हटाते हुए उनके अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद जो उन्होंने काम किया वो काबिल तारीफ है। और भारत की बैटिंग की सबसे खास बात यह है कि उसमें कभी स्टॉप नहीं है। जैसे ही आपके अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया तो दूसरे छोर से ईशान किशन ने वो छोर संभाला और बेहतरीन पारी करी। फिर अगर ईशान किशन चले गए तो कहीं ना कहीं कैप्टन सूर्य कुमार यादव पे जिम्मेदारी आ गई, तो उन्होंने उस चीज़ को मोमेंटम को आगे रखा। और गेंदबाजी देखिए तो जो पाकिस्तान को उनके एक पेसर खिलाया था उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को, उनको 7 स्पिनर्स को यूज़ करना पड़ा। और भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो एक क्वालिटी स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती दुनिया के श्रेष्ठ स्पिनर हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की जो टीम है टिक पाएगी। और वैसे भी अगर रिकॉर्ड देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में 7-1 का है। और जिस तरह का स्कोर भारत ने यहाँ पर बनाया है, 175 रन बनाए, 176 का टारगेट। अगर इस मैदान की बात करें आप, कोलंबो में जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है, इसमें अभी तक 3 मैच खेले गए हैं और 160 का जो टारगेट है इसमें अभी तक डिफेंड नहीं हुआ। जो पहला मैच था वो आपका आयरलैंड और श्रीलंका के बीच खेलेगा। श्रीलंका ने उसमें 163 रन बनाए थे और आयरलैंड डिफेंड नहीं कर पाया। और दूसरा मैच जो ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की बीच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 182 रन बनाए थे, आयरलैंड चेस नहीं कर पाया। और जो तीसरा मैच हुआ था इसमें जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए थे, वो ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाया। तो मुश्किल रहेगा पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल मुश्किल। और उम्मीद यही है कि भारत जो एक बार फिर से यहाँ हमें जीतता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तुम्हारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस
यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज के लिए न्यूज नाइट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे